तो उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में तबाही मच गई है। कुमाऊं के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट फिर जारी हुआ है। खासकर कुमाऊं के 3 जिले चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया। आज रात देहरादून, हरिद्वार में तेज बौछार हो सकती है। 16 तारीख से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट है। कई जगह लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से इन सभी जगहों पर प्रशासन को अलर्ट किया गया है। अब आज से देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी थोड़ी कम दिख रही है 14 की, अगर खासकर मैं बात करूं तो ठीक है। लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में आप कह सकते हैं अनेक जगहों में, और जो हमारे फुटिल के अलावा के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी, चंपावत है और नैनीताल और यूएस नगर की अगर बात करें तो इसमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आज भी जो है वो मिलेंगी जो है। तो मॉडरेट रेन या हैवी रेन वहां भी चांसेस अच्छे हैं कि जो है हरिद्वार में मिलेगी। तो ठीक है, उतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। और हरिद्वार के लक्सर में भी लोगों को बाढ़ के पानी से अभी तक निजात नहीं मिल पाया है और घरों और दुकानों में जमा पानी की हालत जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। यहां पर मेन मार्केट से लेकर रेलवे ट्रैक तक सब कुछ पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के जिन रास्तों पर रोजाना बाजार के जिन रास्तों पर रोजाना गाड़ियों की भीड़ रहती है, वहां नाव चलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों के घर में पानी भरा हुआ है वे रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। हालांकि खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचने में भी दिक्कतें हो रही हैं। नुकसान तो काफी है, बाजार का करोड़ों की तादाद में है नुकसान हर दुकानदार का। ऐसी कोई दुकान नहीं है नुकसान ना हो। ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसके अंदर फर्नीचर वगैरह कम से कम 1-1 लाख रुपए के, 1.25 लाख रुपए फर्नीचर है। सभी दुकानदार हो गए, इन्वर्टर, बैटरी, सभी के ज़्यादा नुकसान है। घरों में भी काफ़ी नुकसान है। पानी रिसीड करने लग गया है और जिन स्थानों पे कल माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी जहाँ गए थे, दोनों स्थानों पे तो हम तो राहत कार्य तो हम राहत सामग्री वगैरह तो पहुँचा ही रहे। इसके अलावा जो लक्सर शहर में जलभराव की स्थिति है उसका वेट कर रहे हैं। जल कम हो जाए, जल का स्तर कम हो जाए और ताकि और चीज़ें भी हम उसको रिस्टोर कर पाएँ। और अगली खबर रुड़की से, जहां मच्छी बाजार में भारी बारिश से एक दीवार गिर गई। मलबे में कई गाड़ियां दब गई। वहीं कई इलाकों में अभी भी जलभराव है। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि जलभराव कम नहीं हो रहा और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं हरिद्वार में सुलानी नदी का तटबंध टूटने और बारिश का पानी स्टोर होने से 511 गांव प्रभावित हो गए हैं। सबसे अधिक नुकसान खानपुर और नारसन ब्लॉक में हुआ है। इनमें भी खानपुर के चकेरी और झिनवेरी गांव में पूरी तरह से जल जमाव हो गया है। इसके अलावा 12 अन्य गांव भी खासा प्रभावित हैं। ये सभी गांव खानपुर और नारसन ब्लॉक के हैं और ये दोनों गांव सुलानी नदी के बॉर्डर एरिया से लगे हुए हैं। अपर सचिव सबिन बंसल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हरिद्वार में चलाए जा रहे आपदा राहत कार्यों की जानकारी भी ली है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार के असली हालात जानने के लिए सैटेलाइट इमेजनरी की मदद ली गई है और राहत की बात यह है कि सुलानी नदी का जलस्तर घट रहा है। डेंजर लेवल को पार कर चुकी सुलानी नदी अब वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। एक लीनियर लाइन आप देख रहे होंगे जिस पर कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल खनन की भेंट चढ़ गया। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीडब्ल्यूडी की ओर से पहले ही मालन नदी पर बने पुल पर खतरा बताया गया था। पीडब्ल्यूडी की ओर से कोटद्वार के 7 पुलों पर खतरा बताया गया था, जिनमें से मालन भी शामिल है। लेकिन अनदेखी का नतीजा ये रहा कि पुल की सुरक्षा के लिए बजट नहीं मिला और नतीजा ये कि बारिश के दौरान पुल ढह गया। कोटद्वार में मालन नदी पर पुल ध्वस्त हो गया तो स्पीकर रितु खंडूरी ने अफसरों को फटकार लगाई। असर ये हुआ कि कोटद्वार और हरिद्वार में पुल की तत्काल जांच के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ राज्य के 3000 पुलों के लिए भी सेफ्टी ऑडिट का फैसला लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साहब, जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो आपसे दीवार मांग रहे थे ना। हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है। मैंने आपको खुद लिखा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर सिन्हा।
कोटद्वार की विधायक और स्पीकर रितु खंडूरी ने 12 साल पुराने पुल के ढहने पर अधिकारियों को ऐसे ही फोन पर फटकार लगाई, जबकि ऐसा ही कुछ हरिद्वार में रोशनाबाद और बिहारीगढ़ के बीच पुल के साथ भी हुआ। स्पीकर की नाराजगी के बाद आनन फानन में दोनों पुलों की जांच के आदेश हो गए। दोनों ही जगहों पर वैकल्पिक इंतजाम के लिए 2 चीफ इंजीनियर भेज दिए गए। बिहारीगढ़ में वैली ब्रिज की तैयारी है, तो कोटद्वार में फिलहाल ह्यूम पाइप के जरिए रास्ता बनाया जाएगा। एक मालन नदी का पुल कल गिरने की सूचना मिली थी, उसका एक पिलर डैमेज हुआ था और उसके जो कनेक्टिंग जो रोड था वो डैमेज हुआ है। तो उसका अल्टरनेटिव जो रास्ता था उसके जस्ट डाउन स्ट्रीम में 300 मीटर नीचे जिलाधिकारी ने बताया मुझे कि वो चालू कर दिया गया है। तो फंसे रहने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पे लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक मूव कर रहा है। इस पुल के थ्रू जो यातायात चलाया जाना है उसमें नीचे से, पुल के नीचे से ह्यूम पाइप लगा के एक प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के सभी पुलों के सेफ्टी ऑडिट के आदेश भी जारी कर दिए गए और अगले 15 दिन में ये रिपोर्ट देनी होगी। हालांकि ये बात अलग है कि नवंबर 2022 में हुए सेफ्टी ऑडिट में राज्य के 36 पुल खतरनाक पाए गए। अब इनमें से कितने पुलों को सुरक्षित किया गया, इसकी रिपोर्ट शासन में कहीं नहीं है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। स्पीकर की नाराजगी के बाद अब एक्शन शुरू हुआ, लेकिन कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। और इस बार बरसात के पहले ही झटके ने उत्तराखंड के कई सड़कों और पुलों पर कहर बरपाया हुआ है। सवाल निर्माण की क्वालिटी पर भी उठ रहे हैं। कोटद्वार शहर में बड़ा पुल टूट गया। जोशीमठ में अलकनंदा के किनारे हाईवे धंस गया। उत्तरकाशी में सड़क धंस गई। राजधानी देहरादून में सड़कों पर बेशुमार गड्ढे हैं। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तराखंड में बरसात ने कैसे निर्माण कार्यों को आईना दिखाया है। कोटद्वार में अगर पुल मजबूत होता तो 35 साल के प्रसन्न डबराल शायद जिंदा होते। गुरुवार को पुल टूटने से मालन नदी में गिरे प्रसन्न डबराल का शव शुक्रवार सुबह मिला। अगर पीडब्ल्यूडी सचिव, आपदा सचिव की 1 साल में नींद टूटी होती तो आज पुल ऐसे न गिरता और एक युवा बेमौत न मारा जाता। मैं जो कहती रही वो नहीं लोगों ने ध्यान दिया, क्या कारण है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका ये नतीजा हुआ कि कल हमारा मालन नदी पे पुल गिरा और एक बच्चे ने अपनी जान खोई और बहुत दुखद है, बिकॉज वी लॉस्ट अ चाइल्ड। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि अभी दूसरे राज्यों से सड़क और पुलों के टूटने की खबरें आती थी, अब उत्तराखंड में भी ये सुनाई दे रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल कहते हैं कि क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज और क्या स्पीकर अफसर सबको अनसुना कर रहे हैं। जितने वहां से ये समाचार नहीं आते थे बिहार से, उससे अधिक रोज के समाचार तो उत्तराखंड से आ रहे हैं कि फला पुल टूट गया, फलानी सड़क धंस गई, फलाना पुल टूट गया। रोज के हालात हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी ने फोन कर दिया, मीडिया में दिखा दिया कि मैंने फोन कर दिया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई वो तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो तो पीठ से आदेश कर सकती हैं कि भाई इसमें जो भी दोषी साबित है प्रथम दृष्टया उनको सस्पेंड किया जाए। सड़क पर गड्ढों की शिकायत के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ऐप तैयार किया है। दावा किया कि फोटो भेजने पर 1 हफ्ते में गड्ढा भर जाएगा। पर सड़कें धंसने, पुल टूटने, गड्ढों जैसी दिख रही सड़कों की शिकायत करें तो किससे करें। चमोली से नितिन, उत्तरकाशी से बलबीर, कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो कोटद्वार के मालन नदी पर बने पुल के टूटने के दौरान का सबसे पहला वीडियो सामने आया है और वीडियो में देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से पुल टूटने के बाद 2 लोग टूटे पुल के हिस्से से ऊपर पुल पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। इसमें से एक युवक 23 साल का हरेंद्र है, जबकि दूसरा 47 साल के हुकुम सिंह है, जो कि पुल टूटने के दौरान पुल में मौजूद थे। और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पुल टूटते ही दोनों नीचे गिर गए और एक के बाद एक दोनों एक दूसरे की मदद पर पुल में वापस चढ़ पाए हैं, जबकि उनका एक साथी नदी के तेज बहाव में डूब गया, जिसकी तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी के जुड़ंगा गांव में भूस्खलन के बाद कुछ मकानों पर खतरा बढ़ गया है। भूस्खलन होने से 3 मकान खतरे की जद में आ गए और एक गौशाला पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।
गांव के रास्तों पर भी असर पड़ा है, कई रास्ते टूट गए जिससे गांव वालों को दिक्कत हो रही है। इसके अलावा पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल 3 मकानों को खाली कर 3 परिवार के लिए टेंट की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की ओर से यहां पर नुकसान का जायजा भी लिया जा रहा है। तो उत्तरकाशी में हुई बारिश के बाद कई स्थान पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और लम्बंग गांव मोटर मार्ग सिद्धिपीठ कुटेटी मंदिर के समीप सड़क का निचला हिस्सा भरभराकर गिर गया। मंदिर के पुजारी का घर मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया और इतना ही नहीं, सड़क में अभी भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती हैं। जैसे मंदिर सहित आवासीय भवन को लगातार खतरा बना हुआ है। मंदिर पुजारी ने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी ही अगर वहां पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए तो कुटेटी मंदिर सहित आवासीय भवन को एक बड़ा खतरा हो सकता है। लैंडस्लाइड हो गया जिसके लिए हमारे परिवार और मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे पूर्व हमने कई बार शासन प्रशासन को पीडब्ल्यूडी को लिख के दिया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुटेटी मंदिर के पास में सड़क का बहुत दशाव हो रहा है और जहाँ पे मंदिर निर्माण का, जहाँ पे पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है और जो खतरे की दृष्टि में आता है वो, और इसको पीडब्ल्यूडी को भी अवगत करा दिया गया है कि रोड पे अपने बैरियर टाइप के कुछ लगा लें जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो जाता। तो पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लगभग ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ से मलबा आने की वजह से हिल बाईपास रोड का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। यहां आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। प्रशासन ने कांवड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड खोला था। डीएम ने क्षतिग्रस्त हिल बाईपास रोड का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के मुताबिक रोड का फिर से निर्माण होगा। तो टिहरी में गंगोत्री की यात्रा करके बद्री केदार जा रहे एक कांवड़ यात्री के त्यूड़ी टिहरी मलेथा हाईवे पर नंद गांव के पास भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसका चाचा घायल हो गया है। और बताया जा रहा है कि त्यूड़ी मलेथा हाईवे पर नंद गांव के पास पहाड़ी से आए मलबे की वजह से कांवड़ियों की बाइक मलबे पर जा गिरी। कांवड़ियों की बाइक पर मलबा आ गया और जिसकी वजह से बाइक सवार वहां पर गिर गया, जिससे एक की मौत हो गई है, घायल हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की तारीफ की है। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि सीएम धामी की गिनती देश के शीर्ष मुख्यमंत्रियों में है। गौरतलब है कि 3 जुलाई 2021 को धामी ने उत्तराखंड के बतौर 11वें सीएम शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव के बाद पिछले साल मार्च में सीएम धामी ने दूसरे कार्यकाल की बागडोर संभाली और तब से लेकर अब तक के कार्यकाल को दुष्यंत गौतम ने बहुत सही कार्यकाल बताया। जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे दूर हो सके, इसके लिए टिफिन मीटिंग आयोजित हुई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें शामिल हुए। टिफिन मीटिंग में महिला मोर्चे ने पुराने और नए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, जिसमें सभी अपने अपने घरों से खाना बनाकर लाए और एक दूसरे के साथ पहाड़ी परंपरा में बैठकर खाना खाया है। प्रदेश प्रभारी का कहना था कि मीटिंग का मकसद है पुराने गिले शिकवे को दूर करके आगे बढ़ना। देखिए, ये पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है। सभी कार्यकर्ता अपने घर से खाना बनाकर लेकर आए और उसको सभी लोग मिलजुल कर खाएं, तो वो सब आपस में मित्रता सहभोज का कारण यही है। ये हमने हर विधानसभा लेवल पर कर रहे हैं।
देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन देहरादून में शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन के शिविर में आयुष्मान योजना, डिजिटल सिस्टम, गंभीर बीमारियों के इलाज जैसे अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है। चिंतन शिविर का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अटल आयुष्मान स्कीम में इलाज और टेलीमेडिसिन सर्विस का फायदा जनता को मिल रहा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इस योजना के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार भी जताया। हमारा पॉपुलेशन स्टेप हो जाएगा और बाद में डाउन 40 तक, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। 40 के बाद नीचे जाना शुरू कर देंगे। देश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों का और अधिकारियों का शिविर है, उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 2 दिन के चिंतन शिविर में कुल 6 सेशंस होंगे, जिसमें 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि चारधाम में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए करीब 400 करोड़ केंद्र से उत्तराखंड को मिलेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने जो भी आज तक उनसे डिमांड की वो उन्होंने पूरी की। देखिए, मैं कह रहा हूं कि चिंतन शिविर में हर प्रकार के विषय, लगभग 10 विषयों पे यहाँ पे चिंतन होगा। उधर 1 अगस्त को नैनीताल के मेट्रोपोल में प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने अवैध कब्जा धारकों को नोटिस जारी कर दिया है। अतिक्रमणकारियों को कहा गया है कि 15 दिन में खुद ही घरों को खाली करा दें, खुद ही सुरक्षित स्थलों पर चले जाएं, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा और अगर ये लोग इस जगह को नहीं छोड़ते हैं तो बलपूर्वक कार्रवाई की बात कही गई है। आज पुलिस की टीम मेट्रोपोल पहुंची, जिसके बाद सभी को निर्देश जारी किया गया। आपको बता दें, नैनीताल की शत्रु संपत्ति पर 128 से ज्यादा लोगों ने मकान दुकान बना रखे हैं। सरकार के निर्देश के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। अब कुछ ही दिनों में ये कार्रवाई शुरू होगी, तो आज पुनः हम लोगों ने जो है अपने सीनियर अधिकारियों के आदेश निर्देश पे जो है इनको इत्तला करनी आएगी, कार्रवाई होनी है। अपने सुरक्षित जगह में अपने सामान रख लें और अपना सुनिश्चित हो जाएं कि इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसको हटना जो है नितांत आवश्यक है। उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच आवाजाही अब और आसान होने जा रही है। यही नहीं, काली नदी से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों मुल्कों के बीच एक राय बन रही है। पिथौरागढ़ में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई और ऐसे कई अहम मुद्दों पर सुझाव सामने आया और मुद्दों को सुलझा लिया गया है जो दोनों देशों के हित में है। भारत और नेपाल के बीच भले ही रोटी बेटी के रिश्ते हों, लेकिन रिश्तों की ये डोर कुछ समय से कमजोर पड़ रही थी। ऐसे में दोनों मुल्कों ने रिश्तों की पुरानी गर्माहट लाने की कवायद भी तेज कर दी है। उत्तराखंड में भारत का नेपाल से 275 किलोमीटर का खुला बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर दर्जनों स्थानों पर दोनों मुल्कों के लोग लीगल आवाजाही करते हैं। बावजूद इसके आवाजाही को लेकर नेपाल की कई दिक्कतें हैं। ऐसे में अब ये तय हुआ है कि झूला घाट इंटरनेशनल पुल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दोनों मुल्कों के लिए खुला रहेगा। इतना ही नहीं, भारत नेपाल बॉर्डर पर बन रहे 2 मोटर पुलों को लेकर भी एक राय बनी है। छारछुंग मोटर पुल का काम यहां जल्द ही शुरू करने का दावा किया जा रहा है। वहीं झूला घाट में प्रस्तावित मोटर पुल के काम में तेजी लाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। काली नदी से जुड़े विवादों को दूर करने के लिए दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी टेक्निकल कमेटी बनाने का ऐलान भी किया। ये कमेटी ही काली नदी में तटबंध बनाने के साथ ही भू कटाव को लेकर अंतिम फैसला लेगी। असल में काली नदी के कटाव के कारण दोनों मुल्कों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बरसात में काली नदी से हो रहे तेज कटाव की वजह से भारत पहले ही आपदा का सामना कर रहा है।
दोनों मुल्क तस्करी रोकने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सूचनाएं साझा करने पर भी एकमत हैं। असल में उत्तराखंड में भारत और नेपाल भले ही दो अलग मुल्क हों, लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर हैं। यही वजह है कि भारत और नेपाल एक दूसरे की जरूरतों को देखते हुए रिश्तों की डोर कमजोर करने के बजाय मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में बारिश के बाद के हालात पर आज देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक मीटिंग बुलाई और जिलों के प्रभारी और विधायकों से वर्चुअली जुड़े। बारिश के बाद की स्थिति पर उन्होंने अलग अलग जिलों से रिपोर्ट ली है। और बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी पूरे उफान पर है, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई चौकी स्थापित वहां पर नहीं की है। घाटों पर 3 होमगार्ड और 1 फायर के जवान को तैनात किया है, लेकिन उनके लिए भी रुकने के लिए कोई जगह तय नहीं हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।